हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टाइप्स ऑफ थेरेपीज। देखो, थेरेपी चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका मेन एम यही होता है कि ह्यूमन डिस्ट्रेस को रिमूव किया जाए और एक इफेक्टिव बिहेवियर को फोस्टर किया जाए। देखो, ब्रॉडली थेरेपीज को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहली है साइकोडायनेमिक थेरेपी, दूसरी है बिहेवियर थेरेपी और तीसरी है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। इन तीनों थेरेपीज के अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग मेथड्स हैं और अलग अलग ही टेक्निक है। तो हम 1 बाय 1 तीनों थेरेपीज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखना वीडियो लेक्चर, ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो। देखो, तीनों थेरेपीज को इन पैरामीटर्स के बेस पर हमने डिस्टिंग्विश किया है। तो हम सबसे पहला पैरामीटर लेते हैं कॉज ऑफ प्रॉब्लम। एज पर साइकोडायनेमिक थेरेपी, इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट। इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट विद इन द साइक ऑफ पर्सन। देखो, साइक का मतलब क्या होता है? साइक का मतलब होता है माइंड। कई बार क्या होता है, पर्सन के माइंड में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, यानी उसकी फीलिंग, उसकी थॉट ऐसी होती है जिसे ना तो वो किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकता है और ना ही वो भुला सकता है। वो अंदर ही अंदर, मन ही मन उन थॉट्स के साथ घुटता रहता है। जब इस तरह की कंडीशन सीवियर हो जाती है तो वो डिसऑर्डर का रूप ले लेती है और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि जो पर्सन के इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलता है, जो उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट चलता है, वही उसके डिसऑर्डर का मेन कॉज होता है। लेकिन जो बिहेवियरिस्ट हैं वो इस बात से डिसएग्री करते हैं। वो क्या कहते हैं? एज पर बिहेवियर थेरेपिस्ट, प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन। देखो, जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो क्या कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का मेन कॉज होता है कि उस पर्सन की जो लर्निंग है उसमें ही फॉल्ट है। यानी बचपन में जब बच्चे को कंडीशन किया गया था, उसको रेनफोर्स किया गया था, तो एक फॉल्टी बिहेवियर को रेनफोर्स किया गया था। उसकी जो लर्निंग हुई है वही गलत है। इस वजह से वो पर्सन जब बड़ा हो जाता है तो वो वही चीज अपने बिहेवियर में शो करता है। देखो, अगर पेरेंट्स बच्चे की गलत हैबिट को, गलत एक्टिविटीज को रेनफोर्स करते हैं तो क्या होता है कि बड़े होने पर वो एक्टिविटीज एकदम स्टैटिक हो जाती है, एकदम फिक्स हो जाती है और वो एक्टिविटीज उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर लर्निंग स्टार्टिंग से ही फॉल्टी है तो वो बड़े होने के बाद भी फॉल्टी ही रहेगी, वो अपने आप में इम्प्रूव नहीं होगी। अगर स्टार्टिंग से पेरेंट्स बच्चे को जेलसी, बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन, बच्चे को इस तरह की हैबिट्स डेवलप कर देते हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड रखती हैं, तो बच्चा बड़ा होने के बाद भी नेगेटिव अप्रोच डेवलप कर लेता है। देखो, अगर फॉल्टी लर्निंग को रेनफोर्स किया जाता है, उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, तो वो बड़े होने के बाद एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। क्योंकि अगर फॉल्टी लर्निंग है, फॉल्टी कॉग्निशन है, तो वो कभी भी अपने आप से सुधरेगी नहीं, उसमें अपने आप से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, वो दिन पर दिन और ज्यादा फॉल्टी होती जाएगी। जो बिहेवियरिस्ट हैं इनका ये मानना है कि किसी भी प्रॉब्लम का कारण ये है कि पर्सन की स्टार्टिंग से ही फॉल्टी लर्निंग हुई है, फॉल्टी कॉग्निशन हुआ है। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट हैं वो क्या करते हैं? वो पास्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो प्रेजेंट को कंसीडर करते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखो, पर्सन को जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसका मेन कॉज होता है उसकी लाइफ और उसका एग्जिस्टेंस। पर्सन को लाइफ का मीनिंग ही नहीं पता होता है, उनको उनके एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं पता है कि वो यहाँ प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है, उनकी लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है, किस लिए वो यहाँ आए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में उनको कोई अवेयरनेस ही नहीं होती, तो यही उनकी प्रॉब्लम का मेन कॉज बन जाता है और आने वाले समय में ये एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। क्लियर? देखो, तीनों थेरेपीज के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉज माने जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। जो साइकोडायनेमिक थियरिस्ट है वो क्या कहते हैं कि पर्सन के माइंड में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कुछ ऐसी थॉट्स होती हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो पर्सन रिप्रेस कर देता है, सप्रेस कर देता है अपने माइंड में, इस वजह से डिसऑर्डर एग्जिस्ट होता है। लेकिन बिहेवियरिस्ट का क्या ओपिनियन है? वो कहते हैं कि पर्सन की फॉल्टी लर्निंग हुई है, उसका फॉल्टी कॉग्निशन हुआ है,
लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, पर्सन को अपनी लाइफ का मीनिंग ही नहीं पता, उनको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इस वजह से ये डिसऑर्डर एग्जिस्ट होता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज हाउ डिड कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो कॉज का तो पता लग गया कि उनको कॉज क्या है, लेकिन ये कॉज हुआ कैसे, किस कारण से ये कॉज एग्जिस्टेंस में आया है। तो पहले हम लेते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच। देखो साइकोडायनेमिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ चाइल्डहुड एंड अनरिजॉल्व्ड फियर्स, ये लोग क्या कहते हैं कि किसी भी पर्सन की जो कॉज का कारण होता है वो होता है उनके बचपन की अनफुलफिल्ड डिजायर, यानी बचपन में कोई ऐसी इच्छा थी जो उनकी पूरी नहीं हुई। दूसरी बात है बचपन में कोई ऐसा डर है जो वो अपने एडल्टहुड पीरियड तक कैरी करके ला रहे हैं, उस डर को उन्होंने अब तक निकाला नहीं है, तो इस वजह से भी उन्हें डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। देखो एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज बचपन में किसी डॉग ने उन्हें बाइट कर लिया, उस वजह से वो इतने डरे हुए हैं कि बड़े हो गए लेकिन अब तक वो डॉग से बहुत ज्यादा उनको फोबिया है, वो डॉग के पास से भी नहीं निकलते हैं। तो ये क्या है, ये उनके बचपन का फियर है जो वो अब तक निकाल नहीं पाए, और इस वजह से उन्हें डिसऑर्डर हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, फॉल्टी लर्निंग एंड फॉल्टी कंडीशनिंग, फॉल्टी थिंकिंग एंड फॉल्टी बिलीफ, वो कहते हैं कि नहीं, किसी भी प्रॉब्लम का जो मेन कारण होता है वो होता है फॉल्टी लर्निंग। अगर पर्सन ने स्टार्टिंग से ही गलत लर्निंग की है और उस लर्निंग को कंडीशन भी किया गया है, यानी उस चीज को रेनफोर्स मिला है, पॉजिटिव रेनफोर्स किया गया है, तो वो चीज कंडीशन बन जाती है। देखो कंडीशनिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से पर्सन को कंडीशनिंग होती है। अगर किसी भी बिहेवियर को हम अप्रिशिएट कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, तो वो बिहेवियर कंडीशनड हो जाता है। तो अगर कंडीशनिंग फॉल्टी है, लर्निंग के साथ साथ कंडीशनिंग भी फॉल्टी है, तो वो उसके डिसऑर्डर का कारण बन जाती है। देखो जब कंडीशनिंग फॉल्टी है तो उस पर्सन की थिंकिंग भी फॉल्टी हो जाएगी और उसके जो बिलीफ हैं उनमें भी फॉल्ट एग्जिबिट होगा। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। बच्चा जब छोटा होता है और वो किसी पर हाथ उठाता है, मारपीट करता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, इस चीज को अवॉइड कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि अभी छोटा है, इसमें समझ नहीं है, लेकिन बच्चे को कभी रियलाइज ही नहीं होने दिया उन्होंने कि ये गलत काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे को एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रही है, उसे एक मोटिवेशन मिल रहा है, यानी बच्चे के अंदर एग्रेशन डेवलप हो रही है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर फॉल्टी बिहेवियर को हम डेवलप करेंगे तो पर्सन की कंडीशनिंग हो जाएगी और उसकी फॉल्टी थिंकिंग हो जाएगी। वो वैसा ही बिहेवियर शो करेगा जैसा उसके बिहेवियर को कंडीशन किया गया है। तो यहाँ पर जो बिहेवियरिस्ट हैं ये मानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के अराइज होने का मेन कारण है फॉल्टी वे ऑफ लर्निंग एंड कंडीशनिंग, और जैसे ही ये चीज एक्सेसिव हो जाती है तो ये डिसऑर्डर बन जाता है जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्लियर? लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, करंट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलिनेशन एंड सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी भी प्रॉब्लम के अराइज होने का कारण है पर्सन का अकेलापन। देखो कई बार क्या होता है कि पर्सन अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देता है, उसे लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। तो इस तरह से वो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। देखो एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है वो बिल्कुल वैरागी बन जाता है, उसको किसी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उसे सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी महसूस होती है, उसे अपना जीवन निरर्थक लगता है। वो सोचता है कि मेरा तो यहाँ कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मेरा यहाँ रहने से नहीं रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर्सन क्या होता है, इंट्रोवर्ट बन जाता है। वो ना किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है, ना अपने इमोशंस किसी को एक्सप्रेस करता है, वो बिल्कुल एकांत में अकेला रहना शुरू कर देता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है और उसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। क्लियर? अब देखो थर्ड पैरामीटर है
मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। इन तीनों के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड बताए गए हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक क्या कहते हैं? फ्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री एसोसिएशन मैंने आपको जब फ्रॉइड की थ्योरी समझाई थी उस टाइम बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि पर्सन को कई बार क्या होता है कि अपनी जो फीलिंग्स अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस करनी पड़ती है। वो ना चाहते हुए भी उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को अनकॉन्शियस माइंड में ले जाता है, क्योंकि उन फीलिंग्स को वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो जब वो थेरेपिस्ट के पास जाता है तो थेरेपिस्ट उसको फ्री एसोसिएशन के थ्रू ट्रीट करता है। देखो फ्री एसोसिएशन में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट को एक रिलैक्स पोजीशन में बिठा देता है। सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए वो अपने क्लाइंट से कहता है कि आप अपनी आईज क्लोज कर लो। थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को कहता है कि आपके दिमाग में जो भी बात आ रही है आप फ्रीली मेरे सामने एक्सप्रेस करो, आपको अपने आइडियाज को शेप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी तरह की स्टोरी में आप अपने आइडियाज को कन्वर्ट मत करो, जैसा भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सब आप मेरे सामने एक्सप्रेस करो। तो इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट है धीरे धीरे अपने चाइल्डहुड पीरियड में एंटर कर जाता है। वो सारी बातें फ्रीली अपने थेरेपिस्ट के सामने एक्सप्रेस कर देता है, चाहे वो बातें पेनफुल हो, चाहे इलॉजिकल हो, चाहे सिली हो, किसी तरह की किसी बात की वो कोई परवाह नहीं करता। सारी चीजें वो एक्सप्रेस फ्रीली करता है। जो थेरेपिस्ट है वो सारी चीजें नोट डाउन करता रहता है और वो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि उसकी किसी फीलिंग या किसी थॉट को रिप्रेस तो नहीं कर दिया गया जो इस डिसऑर्डर का कारण बनी है। जैसे ही फ्री एसोसिएशन की थेरेपी खत्म हो जाती है तो थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट से वो सारी बातें डिस्कस करता है। इससे क्या होता है कि जो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस कर दी गई थी अब वो चीजें कॉन्शियस हो गई है और जो क्लाइंट होता है उसे उन चीजों के बारे में पता लग जाता है और अपने वो बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो ये मेथड है एज पर साइकोडायनेमिक थेरेपी। लेकिन जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, आइडेंटिफाई फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न एंड सेट अप ऑल्टरनेटिव्स टू इम्प्रूव द बिहेवियर। देखो इसमें क्या होता है कि पहले वो फॉल्टी बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं। जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो ये पता लगाते हैं कि जो फॉल्टी बिहेवियर है इसका रीजन क्या है। इसके बाद वो ऑल्टरनेटिव सेटअप करते हैं। दे सेटअप ऑल्टरनेटिव्स टू इम्प्रूव द बिहेवियर। वो अलग अलग तरह के ऑल्टरनेटिव सेटअप करते हैं एक एडजस्टेबल बिहेवियर फॉस्टर करने में। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू। ये सारी थियोरीज मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि क्या होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्या होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखकर ये थियोरीज डिटेल में समझ सकते हैं। ये सारी बिहेवियरल थेरेपीज हैं, यानी पर्सन का जो फॉल्टी बिहेवियर है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक एडजस्टेबल बिहेवियर में। लेकिन एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट का अलग ओपिनियन है। वो क्या कहते हैं? क्लाइंट टॉक्स फ्रीली अबाउट प्रॉब्लम एंड थेरेपिस्ट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। देखो यहाँ फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। कई बार क्या होता है पर्सन अपनी जो डिजायर्स होती हैं, जो उसके व्यूज होते हैं, उनको वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो अंदर ही अंदर उन बातों को लेकर घुटता रहता है। तो यहाँ थेरेपिस्ट क्या कहते हैं कि यहाँ आप फ्री हैं, आपके मन में जो भी बात आ रही है आप फ्रीली उस बात को शेयर कर सकते हैं। यहाँ जो थेरेपिस्ट है ये बिल्कुल पैसिव है, वो कुछ नहीं कर रहा, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट को, जिसमें क्लाइंट क्या करता है कि जो भी उसके मन में है सारी बातें वो फ्रीली एक्सप्रेस करता है और उसे ऐसा लगता है कि जो थेरेपिस्ट है वो मेरी बातों में इंटरेस्टेड है। तो इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो बड़ा हल्का फील करता है, क्योंकि वो सारी बातें, जितनी भी बातें उसके मन में थी, सारी अपने थेरेपिस्ट के सामने शेयर कर देता है। जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट है उन्होंने ये कहा कि अगर क्लाइंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहां वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके तो उनको किसी तरह के ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, अपने आप ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्लियर?
अब देखो नेक्स्ट पैरामीटर है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। किस तरह की रिलेशनशिप डेवलप होती है जब ये थेरेपी दी जाती है। तो देखो इसमें थेरेपिस्ट क्या एज्यूम करते हैं कि वो क्लाइंट की फीलिंग और क्लाइंट की थॉट्स को उनसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। यानी क्लाइंट अपनी फीलिंग अपनी थॉट को इतना अच्छा नहीं समझता जितना कि थेरेपिस्ट, और इस बात के बेस पर वो क्लाइंट की फीलिंग और थॉट्स को उन्हें इंटरप्रेट करके बताते हैं। यानी वो उन्हें समझाते हैं कि उनकी फीलिंग और थॉट का क्या मतलब है। अब देखो यहाँ जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है इनका भी यही ओपिनियन है। ये क्या कहते हैं, थेरेपिस्ट एज्यूम्स दैट ही इज एबल टू आइडेंटिफाई फॉल्टी थॉट पैटर्न एंड बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। यहाँ जो बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं इनका भी यही मानना है कि वो अपने क्लाइंट के फॉल्टी बिहेवियर को, फॉल्टी थॉट पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब तक वो अपने क्लाइंट की हेल्प नहीं करेंगे उनके बिहेवियर में चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट है उनका क्या मानना है, क्लाइंट कैन एक्सप्लोर द कोज एंड प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ इफ प्रोवाइडेड वार्म एंड एम्पथेटिक रिलेशनशिप। देखो जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट है उनका क्या मानना है कि पर्सन अपने आप को खुद एक्सप्लोर कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को खुद रिकॉग्नाइज कर सकता है अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो अगर उसको वार्म रिलेशनशिप, एम्पथेटिक रिलेशनशिप प्रोवाइड की जाती है तो वो अपने आप को खुद एक्सप्लोर कर लेगा, अपनी प्रॉब्लम के कोज को खुद आइडेंटिफाई कर लेगा और अपना बिहेवियर वो खुद ही चेंज कर लेगा। तो बात है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की। उसे अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है तो वो अपने बिहेवियर को अपने आप ही मॉडिफाई कर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट पैरामीटर इज बेनिफिट टू क्लाइंट। देखो इससे क्लाइंट को क्या फायदा होता है। जो साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट है वो क्या कहते हैं, क्लाइंट अंडरस्टैंड हिज कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली एंड चेंजेस इमोशंस। देखो यहाँ जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को बताते हैं कि आपकी जो अनकॉन्शियस थॉट थी, अनकॉन्शियस फीलिंग थी, उन्हें सप्रेस कर दिया गया था। अब जो क्लाइंट है वो कॉन्शियस हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि मेरे फॉल्टी बिहेवियर का ये रीजन था। तो यहाँ पर क्लाइंट को क्या फायदा होता है कि जो उसकी अनकॉन्शियस फीलिंग थी, जो चीजें वो किसी के सामने शेयर नहीं कर रहा था, उसके बारे में वो कॉन्शियस हो जाता है और अपने डिसऑर्डर को वो इम्प्रूव कर लेता है। क्लियर। लेकिन बिहेवियर थेरेपिस्ट क्या कहते हैं, चेंजिंग फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न टू एडेप्टेबल वन। यहाँ क्या होता है, जब क्लाइंट को पता लग जाता है उसके फॉल्टी थॉट पैटर्न का, फॉल्टी बिहेवियर का, तो उस बिहेवियर को वो छोड़ देता है और नया बिहेवियर जो एडेप्टेबल बिहेवियर है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। इससे उसका डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट है वो क्या कहते हैं कि पर्सनल ग्रोथ एज द चीफ बेनिफिट बाय अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस एंड मोटिव। जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट का क्या मानना है कि अगर पर्सन को उसकी लाइफ का प्रॉपर मीनिंग समझ में आ जाता है, उन्हें पता लग जाता है कि उनका एग्जिस्टेंस यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो अपने आप ही अपने डिसऑर्डर से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन को अगर लाइफ का मीनिंग पता लग गया तो उसका डिसऑर्डर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब हम देखते हैं लास्ट पैरामीटर दैट इज ड्यूरेशन। जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है इसके अकॉर्डिंग किसी भी डिसऑर्डर को ठीक होने में कई साल लग जाते हैं, 10-15 सेशन लगते हैं किसी भी डिसऑर्डर को ठीक करने में। लेकिन जो बिहेवियर और एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज हैं इनके थ्रू फ्यू मंथ्स लगते हैं किसी भी डिसऑर्डर को ठीक होने में। क्लियर। होपफुली तीनों थेरेपीज के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।